जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट, विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स बी आल्सो कांस्टेंट। कि अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो तो क्या उसकी लीनियर वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में होता है या एंगुलर मोशन में होता है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसकी लीनियर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो। नो, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स विल नॉट बी कांस्टेंट इफ देयर एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। अब हम देखेंगे कि उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम हो लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती। अच्छा, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का फ़र्क ये होता है कि एंगुलर वेलोसिटी होती है ड्यू टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल, और लीनियर वेलोसिटी होती है जो कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी जिसको हम कहते हैं, यानी ये वाली जो होगी v, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। और अगर हम यहाँ पे जो इसकी अलोंग द इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा। तो उसकी रीज़न क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होने के बावजूद लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो v है दैट इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर सारे पार्टिकल्स की ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी ओमेगा की वैल्यू अगर कांस्टेंट है सबके लिए, तो बाकी जो है v किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। इसका मतलब है इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन v विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, यानी v जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। तो चूंकि जब बॉडी जो है वो अगर सर्कुलर मोशन में है, एंगुलर मोशन में है, तो जो पार्टिकल्स तो यहाँ पे जिनका रेडियस है ये ज़्यादा है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो यहाँ पे भी मूव कर रहे होंगे, तो इनका रेडियस जो है वो कम हो जाता है। इस तरह से जो अगर रेडियस कम हो गया तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ v यानी लीनियर वेलोसिटी विल बी हायर फॉर हायर वैल्यू ऑफ r एंड इसी तरह लोअर फॉर लोअर वैल्यू ऑफ r। तो इस तरह से हम कहते हैं कि यानी हमने ये बात प्रूव की कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती इवन इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि अ लोफ ऑफ ब्रेड इज लेइंग ऑन द रोटेटिंग प्लेट। कि अगर एक कोई प्लेट जो है वो रोटेट कर रही हो, उसके ऊपर एक लोफ ऑफ ब्रेड पड़ा हो, देन अ क्रो टेक्स अवे द लोफ ऑफ ब्रेड। जो एक क्रो है वो अगर ब्रेड उठा लेता है एंड प्लेट रोटेशन इंक्रीजेस, उस वक्त जो प्लेट की रोटेशन है वो पहले से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न जो है वो ये होती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होगा, पहले वाला मोमेंटम, वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो वी राइट इट एज I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो जो I है यानी ओमेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो व्हेन क्रो जो है वो अगर इसमें से टेबल के ऊपर रखी हुई एक जो है वो ब्रेड उठाता है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उसका मास जो है वो कम हो जाता है। सो व्हेन क्रो टेक्स द लोफ ऑफ ब्रेड, एम डिक्रीजेस, मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सो I2 यानी उस वक्त जो है जब का मास डिक्रीज हो जाएगा तो I2 की वैल्यू जो है वो उसके साथ ही डिक्रीज हो जाएगी, साथ ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह इनिशियल जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 दैट इज ग्रेटर देन I2। सो टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, अगर हमें I ओमेगा को कांस्टेंट रखना है तो देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, when do we when do we tumble, we take a sharp turn with the large speed. Why do we tumble? कि हम जो है वो क्यों हम जो है अगर बहुत शार्प टर्न हम लेते हैं, यानी कहीं पे गाड़ी में बैठे हों कहीं पे भी, तो जब आप अचानक से ऐसे कोई कर्व मोशन आ जाती है, आप मुड़ते हैं, तो देन क्यों आप जो है टंबल क्यों होते हैं? उसकी टंबल होने की रीजन ये होती है कि ड्यू टू इनर्शिया। देखिए और उसकी दूसरी बात ये है इनसफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में जाएगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। यहाँ कंप्लीट सर्कुलर तो नहीं होती, लेकिन जब भी इसका मतलब है जहाँ कहीं भी जो है वो मुड़ना है कहीं पे, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगी, यानी कुछ ना कुछ कर्व्ड मोशन आ जाती। दूसरी चीज़ जो है वो इसकी टम्बलिंग की वजह क्या होती है? इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से तो जो बॉडी की इनिशियल पोजीशन है वो उसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन वी टेक अ शार्प टर्न, जब हम कोई शार्प टर्न लेते हैं, शार्प टर्न का मतलब होता है कि यहाँ आपको जल्दी तेज मुड़ना होता है, बिल्कुल शार्प आपकी मूवमेंट होती है। तो देन क्या होता है? द बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग स्ट्रेट ड्यू टू इनर्शिया। यानी अगर आप ये देखिए यूं जा रहे हैं और अचानक ऐसे मुड़ा है, तो बॉडी जो है वो अपनी मोशन जो है वो सीधी स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था। तो लेकिन हम इधर को अगर मुड़ जाते हैं, यानी गाड़ी या कोई चीज़ होगी जो अगर इधर को मुड़ जाएगी, तो देन हमें ये फीलिंग भी आती है, अगर आपने देखा होगा कि अचानक से अगर मुड़े तो हम दूसरी तरफ को गिर रहे होते हैं, उसको कहते हैं टम्बलिंग। यानी हम जो है उस स्ट्रेट लाइन उसी मोशन में जाते हुए हम उसी साइड को गिर रहे होते हैं, उसको टम्बलिंग कहते हैं। सो ये किस वजह से होता है कि अगर हम उसी साइड में रहते हैं, ये ड्यू टू इनर्शिया होता है। सो इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड फीट या टायर, अगर हमारे फीट के दरमियान या रोड के दरमियान अगर फ्रिक्शन कम हो, इतनी ना हो, तो हम गिर जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर वो इनफ ना हो टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, देन वी लॉस द कंट्रोल एंड टम्बल आउटवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। इसी वजह से हम फिर आउटवर्ड साइड में गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट विल बी द time period of a simple pendulum in an artificial satellite at a certain height। एक ख़ास हाइट पे जाके कितनी जो है हमें उसका टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का क्या होगा? अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो आपको पता है वो इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 π L/g। तो उसी को हम उसी की बेस पे काम करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इन्फिनिट, सो इट विल नॉट ऑसिलेट। क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा अगर टाइम, तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अब उसकी रीज़न क्या होती है? मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम किस चीज़ को देखेंगे, हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखेंगे। सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 π L/g, ये टाइम पीरियड होता है किसका? सिंपल पेंडुलम का। तो जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जाएंगे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ये जी की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एवरीथिंग इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, सो टूवर्ड्स द अर्थ। तो जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है तो इसका मतलब है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नहीं होता, क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बॉडी होगा तो वो फ्री फॉल की कंडीशन में होगा। सो जब फ्री फॉल की कंडीशन होगी तो वेटलेसनेस होगी, तो देन जी की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जब जी की वैल्यू ज़ीरो होगी, हम जी इसमें पुट करेंगे फार्मूला में, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 π√L/0। और L/0 किसी भी नंबर का ओवर ज़ीरो का मतलब होता है कि वो अनडिफाइंड है, वो
इन्फिनिटी है तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब है कि वहाँ पे पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट नहीं करेगा, उसका टाइम डिफाइंड ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। अब हमें ये बताना है कि चूंकि वैसे वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है, अगर ऐसे हमारा ये सैटेलाइट हो, ये अर्थ हो, तो अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो रही बात, स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब फर्ज करो 7.9 जैसे हमने कैलकुलेट की थी 7.9 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड के साथ जो है ये थ्रू आउट स्पीड यही करती है। अगर इसी स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ, और ये सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, तो क्या उसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी या एक्सेलरेटेड होगी। स्पीड जो होगी वो सैटेलाइट की किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे आके इसकी डायरेक्शन जो है वो ये हो जाती है। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। दिस मीन्स द सैटेलाइट हैज अ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज आ रही है तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो एक्सेलेरेशन होता है। वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम जो है उसको हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स उसकी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलेरेशन जो है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर एनी सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे भी जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट रेडियन हैज बीन प्रेफर्ड एज एसआई यूनिट ओवर द डिग्री। कि डिग्री को एसआई यूनिट नहीं लिया गया लेकिन रेडियन को लिया गया, इसकी क्या रीजंस हैं। तो उसकी काफ़ी रीजंस हैं, हम एक तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर आप सारी रीजंस लिखने लग जाए तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 रीजंस लिखने 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। सो रेडियन इज द एसआई यूनिट बिकॉज मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। मैथमेटिकली आपको पता है ना कि थीटा इज इक्वल टू होता है एस ओवर आर। तो यहाँ से आपका रेडियन जो है वो किसके के इक्वल होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। सो इट इज डायरेक्टली रिलेट द आर्क लेंथ एंड रेडियस, दिस मेक्स द कैलकुलेशंस सिंपलर। सेकेंड रीजन क्या है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है ऐसे, यही अभी हम बात कर रहे थे कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। आर्क लेंथ भी लेंथ है और आर रेडियस भी लेंथ है। तो लेंथ जब लेंथ से कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास रिजल्ट में क्या बचेगा, वन ऊपर भी वन नीचे भी वन, तो यूनिट तो नहीं ना बचेगा, दोनों यूनिट तो कैंसिल हो गए। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन कोई भी नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि थीटा जो है that is a dimensionless quantity. So it is the ratio of the length and radius, that's why it is dimensionless quantity. ये भी इसका एडवांटेज है कि हमें ये जो है इसकी डायमेंशंस का ख्याल नहीं रखना पड़ता किसी भी जगह पे। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने की वजह से इसको एसआई यूनिट में इंक्लूड किया गया है। 3.7 क्वेश्चन है हमारा, 7th क्वेश्चन है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन what are the average velocity and average acceleration for one revolution? explain। एक पूरे चक्कर के लिए किसी भी सर्कुलर मोशन में एक पूरे रेवोल्यूशन के लिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी यहाँ से अगर चले थे तो वापस घूम के इधर ही आ गए, तो इस पूरी रेवोल्यूशन में, पूरे चक्कर में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होगा और एवरेज जो वेलोसिटी है वो होगी। पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। इस बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ से घूम के दोबारा वापस इसी जगह पे आ गया। तो अगर इसका हम एंगल देखें वो पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस लिहाज से जीरो हुआ। सो एवरेज वेलोसिटी फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज जीरो बिकॉज जो एंगुलर वेलोसिटी है
दैट डिपेंड्स ऑन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम एवरेज की जब बात करते हैं तो एवरेज में हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से चले थे, इसी जगह पे वापस घूम के आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो उसके साथ एवरेज वेलोसिटी जो है वो खुद ब खुद 0 हो जाती है। 0 बाय टी टाइम, फॉर टी कैपिटल इसलिए लिखा कि 1 रेवोल्यूशन के लिए हम टाइम पीरियड लिखते हैं। तो 0 से किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। अब हम बात करेंगे एक्सेलेरेशन की। अच्छा जी, एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे होता है? आपको पता है कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन है फॉर 1 रेवोल्यूशन दैट विल आल्सो बी 0 बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शंस कैंसल ईच अदर आउट। इस तरीके से जो होता है इन फुल रेवोल्यूशन, जो सारी वेलोसिटीज की डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। आपको पता है सर्कुलर मोशन में हर जगह पे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर हम सर्कुलर मोशन की ऐसे बात करें तो इसमें हर जगह पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की तरह वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी ये डायरेक्शन होगी इनवर्ड में, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे देखें तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी इस डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर को होगी, बिल्कुल इसके 180 एंगल पे यहाँ पे देखेंगे तो इधर। ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे को वेक्टरली अगर देखें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इसका 0 आ जाता है। ये तो वेक्टरली बात हो रही है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। अभी हमने देखा था कि टोटल चेंज तो है वेलोसिटी में वो 0 आती है, तो टाइम जो है वो 1 रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। तो इस तरह से हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई टी, अगेन इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 0 आ जाता है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ रेन स्टॉर्म विद द स्ट्रॉन्ग विंड व्हाट डिटरमिन्स द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। कि अगर बारिश, तूफानी बारिश हो रही हो तो उसमें कौन सी चीज होती है जो ये डिस्क्राइब करती है कि आपको अम्ब्रेला को किस पोजीशन में पकड़ना है, तो उससे आपको मैक्सिमम जो है वो स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। किस कौन सी चीज ये डिस्क्राइब करती है? तो उसमें अगर आप देखें अम्ब्रेला का जो होती है, अगर हम बात करते हैं ना अम्ब्रेला की कि वो किस जगह पे होगी, फर्ज करें ये आपके पास अम्ब्रेला है, तो अगर ये अम्ब्रेला जो है वो आपने इस तरीके से पकड़नी होती है कि आपको मैक्सिमम इसका बेनिफिट मिले। तो अम्ब्रेला को आप कैसे होल्ड करेंगे कि आप इससे बच सकें? ये आपको पता है जब इसमें जब बारिश होती है तो उसकी बारिश के जोर की हवा के जोर की वजह से ये अपनी जगह पे स्टे नहीं रहेगी, ये घूमेगी, अपनी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जो इसको बचाएगी चीज वो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, टॉर्क जो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू एयर और रेन, रेन की वजह से या एयर की वजह से जो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी अम्ब्रेला में, ये दोनों चीजें ये डिस्क्राइब करती हैं कि हमें किस पोजीशन में उसको पकड़ना चाहिए। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क डिटरमिन द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। सो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें इसको अम्ब्रेला को इस पोजीशन में पकड़ना चाहिए, होल्ड द अम्ब्रेला फ्रॉम द लोअर एंड, कि उसके लोअर एंड से इसको पकड़े, नीचे वाले एंड से। इट इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपको पता है जितना उसका रेडियस ज़्यादा होता है उतना ही, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है आर एम आर स्क्वायर, तो जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रोटेशनल मोशन में जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है वो डिस्क्राइब करता है कि वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल है। सो
आपने इसका जो है इसको एंड से पकड़ना है ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ सके। सेकंड क्या करना है, होल्ड द अम्ब्रेला अगेंस्ट द विंड दिस पर, बिल्कुल उसके आपने अपोजिट डायरेक्शन, यानी हवा अगर जो है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इस तरह से अगर हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो आपने इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना टिल्ट होके थोड़ा सा उसको चाहे टेढ़ा करना पड़े या सीधा, आपने हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना है। इससे क्या होगा, दिस प्रोड्यूसेस लेस टॉर्क, इससे टॉर्क जो है, रोटेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो फोर्स होगी द ऑफ द विंड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो इवनली यहाँ पे हर तरफ हर साइड को एक जैसी होगी। किसी एक साइड पे ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से दूसरी साइड में रोटेशन प्रोड्यूस हो, लेकिन सारी साइड्स पे एक जैसी जब पड़ेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो देन इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो देन अम्ब्रेला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर हम इसको हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसको रखेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, कि एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक बॉल को लटकाया हुआ है, तो लेकिन वो टूटती नहीं है। इफ इट इज वाइल्ड, अगर इसको घुमाया जाए, इन अ वर्टिकल सर्किट, एक वर्टिकल सर्कल में, इट ब्रेक्स, ये टूट जाती है। उसकी रीजन एक्सप्लेन करें, उसकी रीजन क्या है। अगर तो बॉडी जो है वो सीधा ही ऐसे ही लटका हुआ है, तो उसको क्या है, उसके ऊपर सिर्फ एक उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो जितनी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगी स्ट्रिंग में, वो क्या करेगी, वो उसको सपोर्ट करेगी। टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो क्या करेगी, वो उसको सपोर्ट करेगी, वो इक्वल होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और वैसे वो रुकी होती है, अटकी होती है, लेकिन जैसे ही उसको घुमाया जाता है तो फिर वो टूट जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न असल में ये होती है कि जैसे ये देखें, इसको आपने ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे घुमाना शुरू कर दिया इस बॉल को, तो घुमाने से ये होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में घूमने से ये होता है कि देखें, जब भी कोई सर्कल में चीज़ मूव करती है उसको सेंट्रीपिटल रिक्वायर होती है फोर्स, और यहाँ पे आपका हैंड या कोई भी चीज़ जिसके गिर्द आपने रस्सी को लपेटा हुआ है, रस्सी को पकड़ा हुआ है, या कोई हुक हो सकती है या कुछ भी, तो वो क्या करेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, यानी इसका इंटरनल साइड की तरफ खिंचाव, ताकि ये सर्कल में मूव कर सके। तो अब ये होता है कि अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन में यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन जो है वो इनवर्ड है। यहाँ पे देखें, वेट भी डाउनवर्ड है और टेंशन भी डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल जब नीचे चला जाता है, अब इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो टेंशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी टेंशन ने प्रोवाइड करनी है। तो और लेकिन एम जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इन दोनों की इन चीज़ों के लिए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए भी, और इसका जो वेट है इसको भी, इस चीज़ के लिए क्या होता है, इसके अंदर टेंशन ही होती है। इसका मतलब है ज़्यादा टेंशन चाहिए, जो कि वीक होने की वजह से फिर वो टेंशन जो है वो इस दोनों चीज़ों को पूरी नहीं करती पाती, और फिर वो टूट जाती है। तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि व्हेन the ball is at rest, the string has to support the weight of the ball. तो उस वक्त तक उसने स्ट्रिंग ने जो है बॉल को जो है वो क्या किया हुआ था, उसको उसने सपोर्ट दी हुई थी। देन ड्यूरिंग द वर्टिकल मोशन एट द लोएस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग मस्ट सपोर्ट, जब लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है तो स्ट्रिंग किन किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, वेट ऑफ द बॉल एम जी को, सेकेंडली द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करती है। सो जो टेंशन होती है वो हम निकालेंगे इस जगह पे आके, वो किसके इक्वल होगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर, इन दोनों के इक्वल हो जाएगी। सो इफ टी एफ यानी फाइनल टेंशन जो है दैट इज ग्रेटर, यानी इनिशियल वो थी जब ये रेस्ट पे था, फाइनल वो है जो अब ये मूवमेंट में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फाइनल जो है इसकी टेंशन है दैट इज ग्रेटर देन द इनिशियल टेंशन विच कॉजेज द स्ट्रिंग टू ब्रेक, और उसी की वजह से चूंकि
इनिशियल में टेंशन कम थी वो ब्रेक नहीं हो रही, तो जब टेंशन बढ़ जाती है तो फिर वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है। पहला केस है कि सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, और दूसरा केस है अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन द लेवल रोड। तो इसमें हम पहले बात करते हैं पहली रीजन की, जो कि यहाँ पे की गई है कि इन केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड दैट सैटेलाइट। उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। वो किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 की जगह कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ है, और m जो है वो उस बॉडी का मास है जिसको हम जो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है उस सैटेलाइट का मास है। सो ये फोर्स जो है ये क्या प्रोवाइड करती है? ये सेंट्रीपिटल